क्या बात है, आज इतने दिनों बाद यूनिवर्सिटी का रुख किया है। जमल ने रायान की इतने दिनों बाद यूनिवर्सिटी में आमद पर पूछा। हाँ, बस मसरूफियात बढ़ गई थी इसलिए। मुझे लगा था अब तुम्हारे यूनिवर्सिटी में आना जाना लगा रहेगा, कहीं निकाह के बाद ही हुदिया से झगड़ा तो नहीं हो गया। जमल का अंदाज़ खोजने वाला था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, रायान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जो भी हुआ था वो अपने और हुदिया के रिश्ते में कोई खराबी नहीं चाहता था, ना ही वो दूसरों को बातें करने का मौका देना चाहता था। नहीं, मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि आज हुदिया लीव है और तुम यूनिवर्सिटी आ गए हो। क्या हुदिया लीव पर है? रायान हुदिया की लीव पर अपनी हैरत ना छुपा पाया और ये बात जमल से महफी ना रह सकी। अरे हाँ, याद आया, उसने मुझे रात को बता दिया था, मैं ही भूल गया था। खैर, एनीवे मैं चलता हूँ। रायान ने बात को संभालते झूठ का सहारा लिया। मैं सोच रही थी कि तुम्हारे घर आने को आंटी से काफ़ी टाइम हो गया है, मुलाकात नहीं हुई। जब मर्ज़ी आ जाना, घर पर ही होती हैं। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। रायान खुदाफिज़ कहता बाहर की जानिब बढ़ गया था। काश हदिया तुम रायान को मुझसे ना छीनती। जमल की नज़रों ने रायान का दूर तक ताक़ुब किया, यहाँ तक कि वह नज़रों से ओझल हो गया था। रायान यूनिवर्सिटी से सीधा हसन हाउस की तरफ रवाना हो गया था। वो हदिया से मिलना चाहता था। वो उससे फ़ोन पर रब्ता नहीं कर रहा था क्योंकि कुछ बातें फ़ेस टू फेस ही क्लियर होती हैं। वो हदिया के रवैये से जानना चाहता था कि क्या वो भी उससे इस सब से अनजान थी। अगर नहीं तो फिर उसने उसे बताया क्यों नहीं था। आखिर क्या वजह थी कि आकाशा ने यह रास्ता चुना। हदिया और ज़ुहैर लॉन में टहलते बातें कर रहे थे। जाने हदिया के पास क्या बातें थीं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और ज़ुहैर मुस्कुराते हुए उसकी बातें पूरी तवज्जो से सुन रहा था, जबकि आकाशा और आयशा बेगम लॉन में ही चेयर पर विराजमान थे। आकाशा अभी भी हदिया और ज़ुहैर का सामना नहीं करना चाहती थी, लेकिन आयशा बेगम के कहने पर नाचार उसे आना ही पड़ा। आ तो वो गई थी, लेकिन सामने हदिया और ज़ुहैर को हंसते मुस्कुराते बातें करते देखकर उसकी नफ़रत थी कि बढ़ती जा रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि उनकी मुस्कुराहट नोच डाले। कैसी ये दोनों बहन भाई मेरी ज़िंदगी अजीरन करके अपनी ज़िंदगी के मज़े लौट रहे हैं। आकाशा ने कलसते हुए सोचा। तभी बशीरा चाय ले आई। हदिया और ज़ुहैर भी आयशा बेगम के साथ वाली चेयर पर विराजमान हो गई, जिससे आकाशा के माथे पर बल पड़े। आयशा बेगम सब कुछ देख रही थी और घर के बढ़ते हुए तनाव की वजह से परेशान थी। आखिर वो ऐसा क्या करें कि आकाशा और ज़ुहैर की नफ़रत को कम कर सकें। आकाशा भी उनको ज़ुहैर की तरह प्यारी थी। उनकी ख्वाहिश भी यही थी कि आकाशा उनकी बहू बनती। जैसे भी सही वो बहू तो बन गई थी, लेकिन अब ज़ुहैर और आकाशा की एक दूसरे से बढ़ती मुखालफत से वो काफ़ी खाइफ थीं। आकाशा बेटा, सबको चाय डाल कर दो। आयशा बेगम ने आकाशा का मूड ख़राब होता देखकर नरमी से कहा। जी आंटी। आकाशा ने 2 कप में चाय डालकर एक आयशा बेगम की तरफ बढ़ा दी और दूसरा खुद थाम लिया। भाभी, ये नाइंसाफ़ी है, आपने मुझे भाई को तो दी ही नहीं। हदिया ने नरोठेपन से कहा। क्यों, तुम खुद नहीं डाल सकती? और आइंदा मुझे भाभी ना बोलना। आकाशा की बेरुखी पर हदिया चुप होगी। अरे हदिया यार, डालो ना चाय, मैं अपनी प्यारी बहन की बनी ही लूँगा, अरे गैरे से थोड़ी लूँगा। और तुम भाभी भी बोला ना करो, ये इस काबिल ही नहीं है। ज़ुहैर के अंदाज़ पर आकाशा के एहसास मज़ीद तन गए। आयशा बेगम ने भी नाराज़गी से बेटी को घूरा, जबकि हदिया ज़ुहैर की बात पर हवनक सी रह गई। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है खुद को भाभी कहलवाने का, और ना ही ऐसे ही फजूल लोगों की खिदमतें करने का। ओह, आ ही गई ना तुम मुद्दे पर। अब लगे हाथों ये भी बता दो कि इस घर में क्यों आई हो। जाहिर है तुम ऐसे ही खिदमतें करने के लिए तो आने से रही। ज़ुहैर ने ऐसे ही पर जोर देते कहा, जबकि हदिया हैरत से दोनों को लड़ते देखती रह गई। ज़ुहैर, बस कर दो। इससे पहले कि आकाशा गुस्से में कुछ कहती, आयशा बेगम ने बात को बिगड़ते देखकर ज़ुहैर को टोका, जिस पर ज़ुहैर ने हफ़्की से आयशा बेगम को देखा। मम्मा, आप हर बात में इसकी हमायत क्यों करती हैं? इसके लिए आप मुझसे सख्त रवैया अपनाए हुए हैं। ज़ुहैर हफ़्की का इजहार किए बगैर ना रह सका। तुम अपना रवैया दुरुस्त कर लो तो मुझे सख्त नहीं होना पड़ेगा। आयशा बेगम के कहने पर ज़ुहैर आयशा बेगम से बहस नहीं करना चाहता था, सो ज़ब्त के घूंट पीता वहाँ से चला गया। ज़ुहैर की बेबसी पर आकाशा भी मज़े से चाय पीने लगी थी, जबकि हदिया हैरत से और आयशा बेगम फ़िक्रमंदी से बैठी रह गई। तभी दरवाज़े पर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। चौकीदार दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ गया। मज़े से चाय पीती आकाशा ठिठक गई। वो इस मखसूस हॉर्न को कैसे भूल सकती थी? जानती थी आने वाली शख्सियत कौन थी, कैसे भूली जाती।
भूल जाती। एक अरसा उसने एक हॉर्न के इंतज़ार में दरवाज़े के पास खड़े वक्त गुजारा था। कैसे वो बेसब्री से उसका इंतज़ार करती थी। आकाशा जल्दी से उठकर अंदर की तरफ बढ़ने लगी। आयशा बेगम और हदिया हैरत से उसे जाता हुआ देखने लगी। वो भी रायान का सामना नहीं करना चाहती थी, लेकिन अभी वो उसने लॉन से बाहर कदम ही रखा था जब सामने से रायान गाड़ी से उतरता दिखाई दिया। वो अपनी जगह मुंजमद होगी, तभी रायान की नज़र भी आकाशा पर पड़ी तो रायान के चेहरे पर दुख के तासुरात नुमायाँ होने लगे, लेकिन फिर मजबूत कदम उठाता इसी तरफ चला आया। आकाशा नज़र चुराती वहाँ से गुजरने लगी। क्या अब तुमने हमें इतना हैर कर दिया है कि सलाम तक लेने की रवादार नहीं हो? रायान ने आकाशा को जाते देखकर पीछे से कहा। आकाशा के कदम वहीं रुक गए। कैसे पहले उन दोनों में बहन भाइयों से बढ़कर प्यार था, हर बात एक दूसरे से शेयर करते और अब नज़रें चुराए खड़े थे। किसकी वजह से? सिर्फ़ और सिर्फ ज़ुहैर और हदिया के कारण। ये सोचते ही आकाशा की हदिया और ज़ुहैर के लिए नफ़रत बढ़ने लगी। कैसी हो? रायान ने वैसे ही आकाशा को खामोश खड़े देखकर दोबारा मुखातिब किया। जैसी भी हूँ, बेफिक्र हो, तुम लोगों पर मुसलत होकर तुम लोगों की इज़्ज़तों पर आँच नहीं आने दूँगी। आकाशा का लहजा ना चाहते हुए भी तंसिया हो गया था। काश तुमने वाकई हमें अपना समझा होता, तुम्हें पता चलता कि तुम्हारी और हमारी इज़्ज़त सांझी है। तुमने बस एक बार बता दिया होता आकाशा, कुलसूम खाला और मम्मा तुम्हारी खुद ज़ुहैर भाई से शादी करवा देती। उनको ना सही एक बार, बस एक बार मुझे बताया होता, इतना भरोसा तो किया होता अपने भाई पर। रायान के दुख भरे अंदाज पर आकाशा ने तासुब से रायान को देखा। भाई होने का दावा करते हो, लेकिन तुम तो इतना ना जान सके कि मुझ पर क्या बीती। मैंने ज़ुहैर से शादी के लिए ये सब नहीं कि। अरे रायान, तुम कब आए? रायान की आमद का सुनकर ज़ुहैर, जो फ़ौरन बाहर आया था कि कहीं आकाशा रायान को कुछ बता ना दे, वो इस मसले को अपने तरीके से हैंडल करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि आकाशा कुछ बोलती, ज़ुहैर ने मुदाखलत करते आकाशा की बात को टोक दिया। ज़ुहैर की आमद पर आकाशा ने सर झटका और ज़ुहैर को जहर आलूद निगाहों से देखती अंदर की तरफ बढ़ गई। रायान ने भी ज़ुहैर की खुश उसलूबी पर महज सर हिला दिया। ज़ुहैर रायान को लिए लॉन में आ गया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। रायान ने आयशा बेगम को कहते हुए सर उनके सामने झुका दिया तो आयशा बेगम ने सलाम का जवाब देते उसके सर पर प्यार दिया। कैसे हो बेटा? अरे खड़े क्यों हो, बैठो ना। आयशा बेगम के कहने पर रायान और ज़ुहैर दोनों बैठ गए। बख्तावर कैसी है, उसे भी साथ ले आते, अब तो काफ़ी दिन हो गए हैं उसे यहाँ का चक्कर लगाए हुए। जी आंटी, मामा ज़रूर आती, लेकिन कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से नहीं आ पाई। कुछ देर बातों के बाद आयशा बेगम नमाज़ पढ़ने चली गई। पीछे हदिया, ज़ुहैर और रायान बातें करने लगे। अरे हदिया यार, तुम जाओ ना, कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ। ज़ुहैर के कहने पर हदिया अंदर किचन में चली गई। और ज़ुहैर भाई, आप सुनाई, सब कैसे चल रहा है? चाहे आकाशा ने उसको अपना नहीं समझा था, लेकिन उसके बावजूद वो आकाशा की ज़िंदगी में खुशियाँ ही देखना चाहता था। वो जानता था कि वो ज़ुहैर से शादी के बाद खुश तो है, लेकिन ज़ुहैर से डायरेक्ट पूछना भी मुनासिब नहीं समझ रहा था। हाँ, क्या सुनाओ, तुम सीधी तरह खुल के पूछ लो तो जो पूछना है। ज़ुहैर ने कुर्सी के पुर्श से टेक लगाते रायान को कहा। चले फिर बता ही दें, आपकी लव मैरिज कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी। तुम्हें कोई शक है? ज़ुहैर हसन ने रायान का जायज़ा लेते पूछा। नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। बचपन से हम दोनों इकट्ठे रहे हैं, साथ पले बड़े हैं, लेकिन इसके इस कदम से भले ही मैं नाराज़ हूँ, भले ही उससे हमसे शेयर करने के बजाय गलत कदम उठाना बेहतर लगा, पर उसका मतलब ये तो नहीं होगा कि हमने उसकी तरफ से गफलत बरत ली, बस इसलिए फ़िक्रमंदी थी। आखिर रायान ने अपने दिल की बात कह ही दी, और यही मौका ज़ुहैर हसन को अच्छा लगा था, जिससे वो रायान के दिल से हदिया के लिए मुखालफत तो पैदा होने से पहले ही ख़त्म कर सकता था। देखो रायान, तुमने तो ये जान लिया है कि हमारी लव मैरिज हुई है, और इसका ताल्लुक़ सिर्फ मुझसे और मेरा मतलब आकाशा से है, और मुझे उम्मीद है कि हमारे इस इक़दाम का हदिया और तुम्हारी ज़िंदगी में कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आप ये कहना चाह रही हैं कि आकाशा की और आपके इक़दाम का हदिया की ज़िंदगी पर असर पड़ेगा, तो आप बेफ़िक्र रहें, मैं किसी की गलती की सज़ा किसी को नहीं देता, और ये आप दोनों की ज़िंदगी है, आप दोनों का ज़ाती फ़ैसला है। मैं इस सब में हदिया की गलती तस्वुर नहीं करता। रायान के कहने पर ज़ुहैर काफ़ी हद तक रिलैक्स हो चुका था, और यही बात रायान पर आश्कार करना चाहता था कि इस शादी में आकाशा की मर्ज़ी भी शामिल है। ओके, अब तुम लोग बातें करो, मुझे कुछ काम के सिलसिले में जाना है। हदिया चाय के लवाजमात लेकर आई तो ज़ुहैर ने उठते हुए कहा। वो दोनों को बातें करने का मौका देना चाहता था, इसलिए वो बहाना बनाता गैराज के जाने चला गया। कैसी हो? काफ़ी देर की खामोशी के बाद रायान ने बात का आगाज़ करते पूछा। मैं ठीक हूँ।
दोनों के निकाह के बाद ये पहली मुलाकात थी। पहले वो बिला झिझक रायान से बात कर लिया करती थी, लेकिन अब अपने रिश्ते की नज़ाकत को समझते वो नर्वस हो रही थी। रायान भी उसके नर्वसनेस को समझते मुस्कुरा दिया। मेरे ख्याल से अखलाकियात नाम की भी कोई चीज़ होती है। अगर कोई आपसे आपकी हैरियत दरियाफ़्त करे तो आप भी उसकी हैरियत मालूम करें। रायान का अंदाज़ सरासर हदिया को छेड़ने वाला था। कैसे हैं आप? हदिया के पूछने पर रायान आप सुनकर ही गश खा उठा था। मनकूहा मोहतरमा, ये इतनी तमीज़ किस खुशी में? सब हैरियत है ना? तुम्हारी तबीयत ठीक है? रायान के इस तरह पूछने पर हदिया ने उसे हल्की बड़ी घूरी से नवाजा। वो मैंने मामा को देखा था जब बाबा जान जिंदा थे। मामा ने बाबा को मुखातिब करना होता तो वो आप या हसन आप कहकर मुखातिब करती। तब मैंने पूछा, उन्होंने कहा था कि मियाँ बीवी के रिश्ते में एहतराम सबसे पहले आता है। इस बार हदिया ने अपने लहजे को नॉर्मल रखते तफसीली जवाब दिया, जिस पर रायान हंस दिया। हाँ, वेरी गुड, अभी से समझदार हो गई हो। रायान के कहने पर हदिया नाराज़गी से उसे घूरने लगी, जिस पर रायान हंस दिया। हदिया, एक बात तो बताओ। रायान के इस्तफसार करने पर हदिया ने सवालिया अंदाज में रायान को देखा। क्या तुम पहले से जानती थी कि ज़ुहैर भाई और आकाशा एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं या उनके निकाह के बारे में? नहीं, मुझे और मामा को पता ही नहीं था। मुझे तो खुद शौक़ लगा था जब मामा जान ने अनाउंसमेंट की। क्या आंटी जानती थी पहले से? नहीं, हम तो इनफैक्ट भाई के लिए लड़की देख रहे थे, पर फिर पता नहीं कैसे मामा को पता चल गया तो मामा ने यह अनाउंसमेंट कर दी। हदिया का अंदाज़ पुरसोच था। अच्छा है, छोड़ो, हम अपनी बात करते हैं। रायान को यकीन हो गया था कि हदिया नहीं जानती, तो उसने बात बदल दी और ज़ुहैर भी तो बता चुका था। वो कुछ नहीं जानना चाहता था। आकाशा काफ़ी देर तक आयशा बेगम के कमरे में बैठी उनसे बातें करती रही। आयशा बेगम उसे अपने और बख्तावर की तस्वीर दिखाती और कभी कलसूम और बख्तावर की बातें बताती रहीं। अम्मा के ज़िक्र से वो उदास थी, लेकिन उसे ये सब सुनना अच्छा लग रहा था कि कोई उसकी अम्मा की यादें उससे शेयर कर रहा है। इसी चक्कर में टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला जब आयशा बेगम ने उसे रात काफ़ी हो जाने के बाद सोने के लिए भेज दिया। नींद उसे भी आ रही थी, लेकिन ज़ुहैर के सामने का वो सोच कर ही उसके चेहरे पर बेजारी छा गई। लेकिन वो आयशा बेगम को कुछ कह भी नहीं सकती थी। वो धीमे कदमों चलती रूम के बाहर आ खड़ी हुई। जो भी था, अब उसे बर्दाश्त तो करना ही था ज़ुहैर नामी बला को। एक गहरा सांस भरते उसने दरवाजे पर हल्का सा हाथ रखे हैंडल को घुमाया और दरवाज़ा खोल दिया। एसी की ठंडी ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराती सुकून भरा तासुर छोड़ गई थी। वो सर झटकते भरपूर एतमाद का मुजाहरा करती अंदर दाखिल हो गई। सामने ज़ुहैर बैकग्राउंड से टेक लगाए टांगों पर लैपटॉप रखे लैपटॉप पर काम कर रहा था। आसपास बेड पर फाइलें पड़ी थीं। वो काम में इस कदर महव था कि आकाशा की आमद का भी पता ना चला जब आकाशा उसके सर होली। बेड फारिग करो, मैंने सोना है। आकाशा की आवाज़ पर ज़ुहैर ने कड़ी नज़र उस पर डाली और कोई भी जवाब दिए बगैर दोबारा काम में बिज़ी होते उसकी उंगलियां लैपटॉप पर दौड़ने लगीं। सुनाई नहीं देता क्या? कानों से बहरे हो? आकाशा के चिढ़कर कहने पर भी ज़ुहैर ने कोई रिस्पॉन्स ना दिया। वैसे ही काम में लगा रहा, जिस पर आकाशा का पारा हाई हो गया। तुमसे बात कर रही हूँ मैं, उठो यहाँ से, मुझे सोना है। आकाशा ने गुस्से से कहते ज़ुहैर का लैपटॉप खींच लिया, जिससे लैपटॉप पर चलती ज़ुहैर की उंगलियां फ़िज़ा में ही मुकीम हो गईं। ज़ुहैर भी गुस्से से उसके मद्दे मुकाबिल खड़ा होते आकाशा का बाजू दबोच लिया। ज़ुहैर के गिरफ्त से एक बेजान आह उसके लबों पर दौड़ गई। आइंदा इतनी जुर्रत की तो यहीं दफन कर दूंगा। ये रोब किस पर लगा रही हो? ये कमरा मेरा है। तुम्हें यहाँ मामा जान के कहने पर इस कमरे में रहने की इजाज़त मिली है, जिस पर मुझे मजबूरन तुम्हारे ये वजूद बर्दाश्त करना पड़ेगा। बेहतर है कि तुम यहाँ शराफत से रहो, वरना तुम्हारा खशर कर दूंगा। ज़ुहैर ने अपनी बात मुकम्मल करते अपने एक हाथ से आकाशा के बेजान पड़ते हाथ से लैपटॉप लेते एक झटके से उसे छोड़ दिया। वो एक पल को लड़खड़ा सी गई, आंखें आंसुओं से चुंधिया गईं। ज़ुहैर नज़रअंदाज करता बेड पर बैठा और दोबारा काम करने लगा। आकाशा खुद पर ज़ब्त के पहरे लगाते फिर से ज़ुहैर को मुखातिब कर बैठी। ये कमरा अब मेरा भी है। यहाँ की हर चीज़ इतनी ही मेरी है जितनी कि तुम्हारी। आई समझ? आकाशा की बात पर ज़ुहैर के चेहरे पर तमस्सुराना मुस्कुराहट बिखर गई। क्यों? ये घर तुम्हारे बाप ने खरीद कर दिया था? ये इस कमरे की हर चीज़ तुम जहेज़ में लेकर आई हो? तुम हर बात पर मेरे बाप पर क्यों चले जाते हो? ओह, मैं भी किस जाहिल से पूछ रही हूँ जिसको फजूल लफ्ज़ों के अलावा कुछ आता ही नहीं। आकाशा ने सवाल करते ही खुद तंज़िया अंदाज में जवाब भी दे दिया, जिस पर ज़ुहैर एक पल को चुप सा हो गया।
उसे भी अपने लफ्ज़ों का इंतखाब वाकई गलत लगा था। पहले वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता था। जाने क्यों वो आकाशा के सामने ही इसे ऐसे अल्फाज की अदायगी कर जाता था। उसे ये अल्फाज ज़ेब नहीं देते थे। ना ही आयशा बेगम ने उसकी ऐसी तरबियत की थी कि वो गलत अल्फाज का इस्तेमाल करे या किसी औरत से बदतमीज़ी से बात करे। वो तो अपनी फ़ीमेल स्टाफ से भी शाइस्तगी से बात करता था, लेकिन अब अगर मामा जान को पता चल जाए तो वो सोचते ही फ़िक्रमंद हो गया, लेकिन फिर सर झटकता अपने काम में महव हो गया। आकाशा पे नींद से चूर बहस को फिर किसी दिन पर छोड़कर बेड पर पड़ा सॉफ्ट कम्बल उठाती सोफ़े पर नींद दराज हो गई। ज़ुहैर एक नज़र से उसे देखता अपना काम करने लगा। तभी मोबाइल पर कॉल आने लगी। हाँ, बस वही फ़ाइल कंप्लीट कर रहा हूँ, ये हो जाएगी, इससे हमारी कंपनी को बहुत फ़ायदा होगा। ज़ुहैर को कॉल पर बात करता सुनकर आकाशा उसकी बातों में गौर करने लगी। लेकिन ऑफिस के मामलात से उसका क्या ताल्लुक़? सो सर झटकते सो गई। क्या करूँ मैं ऐसा कि रायान हदिया को छोड़ दे? वो अपने कमरे में यहाँ से वहाँ टहलते सोचने लगी। इतनी खुदगर्जी? ज़मीर ने मुलामत की। हाँ, अगर ये खुदगर्जी है तो मैं हूँ खुदगर्ज। मेरा भी हक़ है, मेरा भी दिल चाहता है कि मेरी ज़िंदगी भी खुशियों से भरपूर गुजरे, कोई हो जो मेरी हर खुशी और गम में मेरे साथ हो। हदिया को रायान ना भी मिले तो वो खुश रह लेगी। उसकी फ़ैमिली ऑलरेडी केयरिंग है, वो भूल जाएगी रायान को। मुझे कुछ करना होगा जिससे रायान हदिया को छोड़ दे। वो पुरसोच अंदाज में धीमे धीमे कदमों से टहल रही थी जब दरवाजे पर दस्तक देते मुलाजमा ने पर्णिया की आमद का बताया। पर्णिया की आमद का सुनते ही वो फट से नीचे चली गई जहाँ पर्णिया उसका इंतज़ार कर रही थी। कितनी बार कहा है कि सीधा ऊपर रूम में आ जाया करो, मेहमानों की तरह नीचे बैठी रहती हो। जमल ने नीचे आते ही लॉन्च में बैठी पर्णिया को देखते ही गिला कर डाला। जमल और पर्णिया की मुलाकात कुछ महीने पहले शॉपिंग मॉल में हुई थी। पर्णिया की फैमिली एबटाबाद मुकीम थी, लेकिन वो अपनी स्टडी की वजह से यहाँ अपने भाई के पास आई थी। उनकी फैमिली का इरादा यहीं शिफ्ट होने का था, जिसकी वजह से वो लोग ये घर तामीर करवा रहे थे जहाँ अभी वो रहाइश पजीर थी। सारा घर तो तामीर था, बस कुछ हिस्से में अभी काम जारी था। वो यहाँ नहीं थी, जान पहचान के लिए ही वो खीर देने के बहाने अपने हमसाए आती थी, जहाँ उसकी फिर से मुलाकात जमल से हो गई। यूँ जान पहचान चल निकली और जमल को भी पर्णिया काफ़ी अच्छी लगी थी, जिससे वो दोनों में दोस्ती हो गई। शायद आंटी को अच्छा नहीं लगता है, छोड़ो, तुम बताओ फ्री हो? हाँ, मैं तो फ्री हूँ। खैरियत? जमल ने पर्णिया के साथ बैठते हुए पूछा। हाँ, वो आज रात को हम लोग वापस एबटाबाद जा रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना आज ढेर सारा टाइम इकट्ठा स्पेंड किया जाए। क्या इतनी जल्दी वापस जा रही हो? जमल तो गोया अपनी जगह से उछल ही पड़ी। हाँ, जाना तो था ना, जल्दी हो या देर क्या फ़र्क पड़ता है। पर्णिया के जाने का सुनकर जमल भी काफ़ी उदास हो गई थी। हदिया के बाद एक वही थी जिससे मिलकर वो काफ़ी अच्छा फील करती थी, लेकिन अब पर्णिया भी जा रही थी। पर्णिया, एक बात पूछूं? काफ़ी देर बातों के बाद जमल ने पूछा। इसमें इजाज़त की क्या बात है, पूछो। अगर हम किसी से मोहब्बत करते हों तो हमें क्या करना चाहिए, बताओ ना। पर्णिया को खामोश देखकर उसने फिर से पूछा। उसे बता देना चाहिए, लेकिन अगर बताने से पहले ही कोई दूसरा हमारी मोहब्बत छीन ले? मोहब्बत को कोई भी नहीं छीन सकता, क्योंकि ना मोहब्बत ज़बरदस्ती करवाई जाती है, ना छीन कर हासिल की जा सकती है। ये तो वो जज्बा है जो खुद से जन्म लेता है, दिलों को जोड़ता है, चाहे पहले इस दिल में नफ़रत ही क्यों ना हो। लेकिन जब मोहब्बत अपना बसेरा कर ले तो नफ़रत में मोहब्बत के आगे घुटने टेक देती है। यानी अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाना चाहिए, एक कोशिश भी नहीं करनी चाहिए मोहब्बत को पा लेने की। करनी चाहिए, बता देना चाहिए, ताकि बाद में पछतावा ना रहे कि काश हमने बता दिया होता। और हो सकता है कि वो भी आपको पसंद करता हो और आपकी तरह बता ना रहा हो। और अब तुम बताओ कौन है वो? पर्णिया के शरारत भरे अंदाज पर जमल सिटपटा गई और एक थप्पड़ जड़ दिया। तभी मुलाजमा ने पर्णिया के भाई की आमद का बताया। पर्णिया भी जमल को गले मिलती खुदाफिज करती चली गई। एक कोशिश, रायान को पाने की एक कोशिश मैं ज़रूर करूँगी। जमल पुरसोच अंदाज में वहीं से अपने कमरे में चली गई। ज़ुहैर, कहीं जा रहे हो? लॉन्च में आकाशा के साथ बातें करती आयशा बेगम ने ज़ुहैर से पूछा, जो निक्सिक से यार उजलत में सीने तय कर रहा था। जी मम्मा, आज संडे है, ऑफिस से भी आज फारिग हूँ तो सोचा वाजिद से मिल लूँ। ज़ुहैर ने तफसीलन बताया। तुम ऐसा करो, वाजिद से शाम में मिलने चले जाना, अभी आकाशा को शॉपिंग पर ले जाओ। जब से आई है 3 ही जोड़ों में गुजारा कर रही है। आयशा बेगम के कहने पर आकाशा का नाम सुनते ही ज़ुहैर का हलक तक कड़वा हो गया। सॉरी मम्मा, मेरे पास किसी के लिए इतना फालतू वक्त नहीं है कि शॉपिंग करवाने का। ज़ुहैर ने आकाशा को नापसंदीदगी से देखते हुए कहा, जिस पर आकाशा भी तब गई। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम जैसे फजूल इंसान के साथ जाने का। तुम्हें जाने का कह कौन रहा है, ना जाओ।
सुहेर ने साफ कंधे उचका दिया। हाँ तो जा भी नहीं रही, तुम्हारे साथ जाने से बेहतर है मैं अकेली चली जाऊँ या जाऊँ ही नहीं। ओके चली जाओ, मेरा भी फालतू में टाइम बर्बाद होने से बच जाएगा। आयशा बेगम दोनों को परेशानी से देखने लगी कि आखिर वो क्या करें इन दोनों का। इनका ख्याल था कि दोनों इकट्ठा टाइम स्पेंड करें, ये तो झगड़ा करेंगे लेकिन ये झगड़ा एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा और दोनों में बातचीत शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो एक शेर तो दूसरा सवा शेर था। अरे भाई कौन कहाँ जा रहा है? हदिया ने भी लॉन्च में आते खुशगवार अंदाज में पूछा। अरे भाभी ऐसा करते हैं, आज हम शॉपिंग पर चलते हैं। भाई की जेब पर जुर्म डाई काफ़ी टाइम हो गया है। हदिया ने आकाशा की मौजूदगी को देखते हाथ दोस्ताना अंदाज में कहा। वो अपने और आकाशा के रिश्ते को बेहतर करना चाहती थी। वो आकाशा की अपने लिए बेरुखी बना लहजा समझने से कासिर थी, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रही थी। हाँ ये ठीक है सुहेर, तुम हदिया और आकाशा को शॉपिंग पर ले जाओ। आयशा बेगम के कहने पर आकाशा उनको मना नहीं करना चाहती थी और सुहेर और हदिया के साथ वो जाए इम्पॉसिबल। सो वो बगैर बहस को तोड़ दिए अपने कमरे में चली गई। फिर कभी ढा लेना ये जुर्म, अभी मैं वाजिद से मिल लूँ, फिर उसने आउट ऑफ सिटी जाना है। सुहेर भी हदिया के बाल खराब करता वाजिद से मिलने चला गया। आयशा बेगम ने गहरा सांस फिजा में खारिज किया और मुस्कुराते हुए उदास खड़ी हदिया को अपने पास बुलाकर प्यार करते बातें करने लगी। मैं सोच रही हूँ 1-2 दिन में आयशा के यहाँ चक्कर लगाऊँ। रायान और हदिया के निकाह के बाद मुलाकात ही नहीं हुई। वो लोग शाम का खाना खा रहे थे जब वक्तावर बेगम ने बात का आगाज़ किया। हाँ लगा लो चक्कर, लेकिन अब तुम लोग आकाशा वाले मामले पर बात ना करना। जो भी है बेटी का मामला है, जैसे भी सही अब वो आकाशा का ससुराल है और अब दोहरी रिश्तेदारी है। मैं नहीं चाहता बदमज़गी हो। अरसलान साहब खाना मुकम्मल करते हुए कहने लगे। हाँ सही कह रहे हैं आप, जो होना था वो हो चुका, अब दिल बड़ा करने से ही मामले हल होंगे। बख्तावर बेगम ने भी अरसलान साहब की हमायत की। ठीक है तुम कुछ दिन में रायान को लेकर चक्कर लगा आना, मुझे काम के सिलसिले में इस्लामाबाद जाना है। अरसलान साहब के कहने पर बख्तावर बेगम ने महज सर हिला दिया, जबकि रायान खामोशी से नाश्ता करता रहा। सुहेर अपनी ज़रूरी फ़ाइल तैयार कर रहा था जब मुलाजमा ने आयशा बेगम के बुलावे का पैगाम दिया। वो जल्दी जल्दी अपना काम समेटता दरवाज़ा नॉक करते आयशा बेगम के रूम में आ गया। बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है, आयशा बेगम ने बेड पर जगह बनाते हुए कहा। वो सर हिलाता आयशा बेगम के सामने बेड पर बैठ गया। सुहेर तुम्हारा जो भी मसला है मुझे खुलकर बताओ। आयशा बेगम ने बगैर किसी तमहीद के बात का आगाज़ किया। कौन सा मसला मम्मा, मैं समझा नहीं। तुम्हें आकाशा से जो भी मसला है मुझे वो जानना है। मुझे समझ नहीं आती, एक तो बगैर किसी कसूर के तुमने ज़बरदस्ती उससे निकाह किया, ऊपर से बदतमीज़ी से बात करते हो। आयशा बेगम जैसे सुहेर के रवैये से उकता गई थी। क्या आप उसे कसूरवार नहीं मानती, सब कुछ जानने के बावजूद भी? सुहेर को गोया शौक ही लग गया था। हाँ मुझे उसने बताया कैसे तुमने उसका कसूर ना होते हुए भी ज़बरदस्ती हरास किया, निकाह किया तुमने, यहाँ तक कि उसकी बीमार माँ तक का ख्याल नहीं किया। मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी सुहेर कि तुम हदिया और रायान के निकाह के लिए आकाशा को इस्तेमाल करोगे। तुमने आकाशा से निकाह सिर्फ इसलिए किया ना कि रायान और हदिया का निकाह हो जाए। तुम जान गए थे कि हदिया रायान में इंटरेस्टेड है, रायान मान जाए, इसलिए तुमने आकाशा को उसकी बहन समझकर। क्या मम्मा ये क्या कह रही हैं आप? हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने आकाशा को किडनैप किया, लेकिन इसलिए कि मैंने देखा था अपनी बहन को खून में लथपथ। उसने सिर्फ इस आकाशा की बातों में आकर ऐसा कदम उठाया था। ज़ुहैर ने इस पल को याद करते ज़ब्त से कहा। क्या मतलब, पूरी बात समझाओ मुझे। आयशा बेगम ज़ुहैर की बातों से खुद उलझ गई थी। मामा हदिया ने रायान के बारे में मुझे पहले ही बताया था। थोड़ा बहुत मैं जानता था कि रायान अच्छा लड़का है। हदिया को एक बार लेने गया था, तब रायान से मुलाकात तो नहीं हुई लेकिन देखा ज़रूर था। हदिया की सुसाइड के वाक़े वाले दिन मैंने रायान और आकाशा को एक शॉपिंग मॉल में देखा था। मुझे रायान पर गुस्सा आया जो मेरी बहन को चीट कर रहा था, लेकिन मुझे पहले हदिया से बात करनी थी, इसलिए मैं घर आया और सीधा उसी के कमरे में गया, लेकिन सामने का मंजर देखकर मैं दंग रह गया। ज़ुहैर ने एक पल को अपनी आंखें कर्ब से बंद कर लीं। मामा सामने हदिया खून में लथपथ थी, उसकी कलाइयों से खून मुतवातिर बह रहा था, वो दर्द से तड़प रही थी। मैं जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन वो मुसलसल रायान का नाम ले रही थी। मम्मा आपको पता है जब हम हदिया को हॉस्पिटल लेकर गए थे, मुझे लगा बाबा जान की तरह हम हदिया को भी खो देंगे। मामा बाबा जान के बाद मैं आप दोनों में से किसी को भी खोने की सकत नहीं रखता। बात करते करते ज़ुहैर की आंख से आंसू बह निकला, जिसे उसने दाएं बाएं हाथ की पुश से साफ़ कर दिया।
मुझे अपनी बहन को इस हाल तक पहुंचाने का इंतकाम लेना था। मैं घर आया, हदिया का मोबाइल चेक किया जिसमें लास्ट कॉल जिमल की थी और जिमल के बारे में मैं जानता था कि वो हदिया की क्लोज़ फ्रेंड है। मैंने कॉल बैक की, कुछ देर की कोशिश के बाद कॉल रिसीव होगी। हेलो। कॉल के रिसीव होते ही ज़ुहैर ने बेचैनी से कहा, कौन? दूसरी तरफ जमल हदिया के बजाय किसी अनजान लड़की की आवाज़ सुनकर घबरा गई थी। जाने कि उसे गलत होने का एहसास हुआ था। देखें जमल, मैं हदिया का भाई बात कर रहा हूँ। साथ ही हदिया की सुसाइड करने के बारे में भी बता दिया। आप हदिया की दोस्त हैं, आपको कुछ तो मालूम होगा कि हदिया के ये सब करने की क्या वजह है। क्या किया है रायान ने? वो जमल को समझ नहीं आई कि क्या कहे। अब वो कैसे बताती? उसी ने हदिया को ये रास्ता दिखाया था। तभी ज़ुहैर को रायान के साथ अनजान लड़की का घूमना नज़रों के सामने लहरा गया। कहीं इसकी वजह वो लड़की तो नहीं? ज़ुहैर ने पुरसोच अंदाज में ज़ेरे लब कहा। तो कौन लड़की? जमल की जान पर बनाई थी कि कहीं ज़ुहैर को पता ना चल जाए कि जमल की बातों में आकर हदिया ने ये कदम उठाया है। आज मैंने एक लड़की को रायान के साथ मॉल में देखा था और जमल को समझने में देर ना लगी कि वो रायान की कज़न आकाशा है, क्योंकि रायान ने उसे सरसरी बताया था कि वो आकाशा के साथ शॉपिंग पर है। तभी जमल के दिमाग ने फट से काम करना शुरू कर दिया। जी, वो लड़की वही है आकाशा जिसकी वजह से हदिया ने ये कदम उठाया। मैं उसे यही समझाने के लिए बात कर रही थी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और कॉल बंद कर दी। जमल ने अटकते अटकते बात मुकम्मल की। जमल की बात सुनते ही ज़ुहैर का खून होल उठा, आसाब गुस्से से तन गए। उसने कॉल बंद की और फ़ौरन रशीद को तलब करते उस लड़की के बारे में मालूमात निकलवाने का कहा और ख़ुद आगे का लाहे अमल तैयार करने लगा। रशीद की मालूमात के बाद मेरे आदमी मौके की तलाश में थे और फिर हमें जल्द ही मौका मिल गया जब आकाशा अकेली हॉस्पिटल के बाहर पाई गई और आकाशा को किडनैप करते फार्म हाउस में ले आए, लेकिन उसका मुसलसल इनकार मुझे मज़ीद गुस्से में मुब्तला कर देता था। हदिया की सेहत याबी के बाद आखिर में कब तक उसे वहाँ रख सकता था? रायान की ज़िंदगी से आकाशा को हमेशा हमेशा के लिए निकालने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, आकाशा का निकाह, जो आर्जी तौर पर मैंने कर लिया कि हदिया और रायान के निकाह के बाद मैं आकाशा को तलाक दे देता। लेकिन इसने आपको मज़ीद मेरे खिलाफ़ बदगुमान कर दिया, जिससे मेरी नफ़रत में मज़ीद इजाफ़ा होता चला गया। जब जब वो मेरे सामने आती है मेरे अंदर की नफ़रत बढ़ती जाती है। सिर्फ़ इसकी वजह से हदिया इस हाल को पहुंच गई और अब आप सिर्फ़ इसकी वजह से मुझसे बदगुमान हैं, यहाँ तक कि आपने सिर्फ़ उसकी वजह से मुझ पर हाथ उठाया। अब आप बताएं मम्मा, मैं नफ़रत ना करूँ उससे तो क्या करूँ? ज़ुहैर ने अपनी बात मुकम्मल करते आयशा बेगम को जवाब तलब निगाहों से देखा। आयशा बेगम मज़ीद उलझ गईं। अगर ज़ुहैर की बातों पर सोचती तो आकाशा गलत और ज़ुहैर सही लग रहा था, लेकिन आकाशा की बात को सोचती तो आकाशा बेकसूर लगती। अगर दोनों ही सच थे तो गलत कौन था? बताएं मम्मा, मुझे खुद समझ नहीं आ रही। आकाशा ने कहा था कि वो ना तुम्हें जानती थी ना ही हदिया को। तुमने उसे बेकसूर होते हरास किया और निकाह किया, लेकिन तुम जो बता रही हो वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। आयशा बेगम ने उलझन से कहा, मम्मा वो झूठ बोलती है। जब रेयान से उसकी शादी नहीं हो पाई तो वो अब दौलत की लालच में यहाँ आई है। नहीं, कलसूम ऐसी नहीं थी। आकाशा उसकी बेटी है। भले ही वो मुतवस्सित तबके से थी, लेकिन वो ऐसा लालच की गर्ज से नहीं कर सकती। आयशा बेगम ये मानने से इनकार थी कि आकाशा दौलत की लालच में यहाँ आई है। आप क्यों परेशान होती हैं मम्मा? आप कहें तो मैं उसे तलाक देकर निकाल देता हूँ, मसला ही ख़त्म करें। सारे घर का सुकून गारत हो गया है जब से वो यहाँ आई है। ज़ुहैर ने कड़वाहट भरे लहजे में कहा, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अब मैं खुद देख लूँगी मुझे क्या करना है। तुम बस अपना रवैया नॉर्मल रखो। पहले ही घर का माहौल ख़राब हो चुका है, मज़ीद कुछ नहीं करोगे तुम। अब मैं हदिया से भी बात करूँगी इस बारे में। हदिया से जानने के बाद ही असल बात मालूम होगी। ठीक है मम्मा, जैसा आप चाहें। ओके, अब मैं चलता हूँ, कुछ ऑफ़िस का काम कर लूँ। ज़ुहैर कहता हुआ आयशा बेगम को प्यार करता कमरे से चला गया। आयशा बेगम ज़ुहैर और आकाशा की बातों को सोचने लगी कि किसकी बात में सदाकत थी। अब हदिया से बात ही इस मामले को सुलझा सकती थी। हदिया यूनिवर्सिटी के लिए तैयार नाश्ता करने किचन में आई थी, लेकिन सामने आकाशा को अपने लिए चाय बनाते देखकर उसके पास आ गई थी। क्या बना रही हैं? लेकिन हमेशा की तरह कोई जवाब ना आया। भाभी, आप मुझसे खफा हैं? हदिया ने आखिर हिम्मत करते एक बार फिर से आकाशा को मुखातिब किया, लेकिन आकाशा खामोश खड़ी उबलते पानी में पत्ती डालने लगी। हालांकि मुलाजिम थी, लेकिन वो अपने छोटे मोटे काम खुद ही कर लिया करती थी। अच्छा लाए, मुझे दें, मैं बना देती हूँ आपके लिए चाय। हदिया ने आकाशा के हाथ से दूध वाला डिब्बा लेना चाहा, लेकिन आकाशा ने गुस्से से उसका हाथ तेज़ी से झटक दिया और अगले ही पल हदिया की दिलहराश चीख खामोश फिज़ा में फैल गई। आकाशा के हाथ झटकने से हदिया का हाथ सीधा गर्म कैतली को लगा, जिससे वो हदिया के हाथ पर उलट गई।
गरम करता पानी हदिया के हाथ पर गिरता और उससे झुलसा गया। हदिया का जला हुआ हाथ पकड़े दर्द से कड़ाहते देखकर आकाशा घबरा गई और हदिया का हाथ फ़ौरन पकड़ना चाहा, लेकिन किसी ने उसका हाथ इंतहाई जारहाना अंदाज में झटक दिया। आकाशा ने नज़र उठाकर देखा तो ज़ुहैर आंखों में गुस्से की सुर्ख लकीरें लिए उसे देखता जल्दी से हदिया का हाथ देखने लगा, जो मुकम्मल तौर पर सुर्ख हो चुका था। हदिया की आंखें दर्द से आंसुओं में डबडबा गईं। ज़ुहैर ने जल्दी से बुआ को आवाज़ दी और उनसे मरहम लेकर हदिया के हाथ पर लगा दिया, लेकिन हदिया के आंसुओं में कोई कमी ना आई, जो ज़ुहैर के गुस्से को आपस से बाहर कर गई। ज़ुहैर हदिया की आंखों में आंसू कैसे बर्दाश्त कर सकता था। तभी आकाशा चूल्हा बंद करती बाहर जाने को पलटने लगी, जब ज़ुहैर ने हाथ से जारहाना अंदाज में उसका बाजू दबोच लिया। क्यों किया तुमने ये? देखो, मैंने जो जानबूझकर नहीं किया, हदिया ने अटकते कहा। ज़ुहैर का गुस्सा उसे घबराने पर मजबूर कर गया था। बंद करो ये बकवास अपनी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी बहन का हाथ जलाया? ज़ुहैर ने एक हाथ से वापस चूल्हा ऑन करते कहा। आकाशा ज़ुहैर का इरादा बाम कर हाथ अपनी पुष्ट पर छुपा दिए और आयशा बेगम जो आवाज़ें सुनकर यहाँ आई थी ज़ुहैर को इतने गुस्से में पहली बार देखकर परेशान हो गई। नहीं भाई प्लीज़ नहीं, भाभी का कसूर नहीं है। हदिया ने ज़ुहैर के खतरनाक अज़ाइम देखकर अपना दर्द बुलाए फ़ौरन ज़ुहैर का बाजू थामते कहा। जिसका ज़ुहैर पर कोई असर ना हुआ, वो वैसे ही आकाशा का हाथ खींचने लगा और जलते चूल्हे के करीब ले जाने लगा। आग की हल्की सी तपिश अपने हाथ पर महसूस करते आकाशा की जान पर बन आई थी। वो अपनी पूरी कुव्वत सर्व करते अपना बचाव करने लगी, लेकिन ज़ुहैर के मुकाबले वो सख्त नाकाम रही। मामा प्लीज़ भाई को रोकें, वो भाभी का हाथ जला देंगे, प्लीज़ मामा। हदिया ने मदद तलब निगाहों से आयशा बेगम को देखा। आयशा बेगम ने फ़ौरन से आगे बढ़कर चूल्हा बंद किया। ज़ुहैर छोड़ो आकाशा को, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। आयशा बेगम ने आकाशा को ज़ुहैर की गिरफ्त से निकालना चाहा, मगर बेसूद। नहीं मम्मा, आज नहीं, आज फिर इसने हदिया को जानबूझकर तकलीफ़ दी है, आज तो इसको सज़ा मिलेगी। ज़ुहैर अपनी बात मुकम्मल करता आकाशा को घसीटते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। आकाशा खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करती रही। आयशा बेगम और हदिया भी उसके पीछे बढ़ गईं। आज पहली बार ज़ुहैर को इतने गुस्से में देख रही थी। ज़ुहैर ने आकाशा को कमरे में ज़ोर से धक्का देते धकेल दिया और ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद करते लॉक कर दिया और चाबी को मुट्ठी में बंद कर लिया। इस कमरे को मेरी इजाज़त के बगैर कोई भी नहीं खोलेगा। ज़ुहैर ने अपने पीछे बेचैन और परेशान से आयशा बेगम और हदिया को देखते तंबी अंदाज में कहा और ख़ुद गुस्सीले तेवरात लिए लंबे लंबे डग बढ़ता गाड़ी की चाबी लिए बाहर चला गया। आयशा बेगम और हदिया बेबसी से पहले बंद दरवाजे को फिर ज़ुहैर को जाता देखती रह गईं। दरवाज़ा खोलो, आकाशा ने दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटते कहा। आंटी दरवाज़ा खोलें प्लीज़, कोई खोल दे दरवाज़ा। लेकिन बाहर खड़ी आयशा बेगम और हदिया एक दूसरे को बेबसी से देखने लगीं। ज़ुहैर के रूम की चाबी ज़ुहैर के पास ही होती थी, हत्ता कि डुप्लिकेट चाबियां भी ज़ुहैर के पास ही थीं। अगर वो किसी तरह दरवाज़ा खुलवा भी लेती फिर ज़ुहैर का क्या करती? वो अभी तक ज़ुहैर का ये रूप देखकर शौक थी। आज उसने आयशा बेगम तक की बात नहीं मानी थी और ऐसे में अगर लॉक तोड़वा लेती तो ज़ुहैर से कुछ भेद ना था कि वो क्या गज़ब डालता। सो वो खामोशी और बेबसी से बंद दरवाजे को देखती रह गई, जहाँ से आकाशा के दरवाज़ा थपथपाने की आवाज़ें आ रही थीं। दूसरी तरफ जब सर से दरवाज़ा खटखटाने पर भी ना खुला तो आकाशा की आंखों से आंसू बहने लगे और वहीं दरवाजे के साथ टेक लगाए आंसू बहाने लगी। वो तुमसे ज़्यादा पावरफुल है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगी। उसके आसपास नजमा की आवाज़ें गूंजने लगीं। क्या मैं वाकई ज़ुहैर हसन का मुकाबला नहीं कर पाऊँगी? भले ही नहीं कर पाऊँ, लेकिन मैं मुकाबला करूँगी, मैं कोशिश करूँगी। साथ ही आकाशा ने अपने आंसू एक अज़म से रगड़ते हुए साफ़ किए। लेकिन मैं यहाँ से कैसे निकलूँ, क्या करूँ? तभी उसकी नज़र सामने टेबल पर पड़ी और एक सोच ने उसके जहन का अहाता किया, जिस पर उसकी आंखों में चमक और होंठों पर मुस्कुराहट रक्स करने लगी। मम्मा, बख्तावर आंटी की कॉल आ रही है। हदिया ने फ़ोन आयशा बेगम की तरफ बढ़ाते परेशानी से कहा। आयशा बेगम तब से फ़िक्रमंद अपने कमरे में बैठी थी। सुबह से दोपहर हो गई थी, ना ज़ुहैर आया था ना दरवाज़ा खुला था। आकाशा अभी तक इस कमरे में बंद थी, जो आयशा बेगम की फ़िक्र का बायस बन रही थी कि अगर आकाशा को कुछ हो गया वो क्या करेंगी। लेकिन ज़ुहैर ज़्यादती कर जाता है आकाशा के साथ। उन्होंने अपने ख्यालों से चौंकते फ़ोन हदिया के हाथ से थाम लिया। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हो बख्तावर? आयशा बेगम ने कॉल रिसीव करते थके हुए अंदाज में पूछा। हदिया भी आयशा बेगम के पास ही बेड पर बैठ गई। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम जैसे रास्ता ही भूल गई हो यहाँ का। मजाल है जो कभी आ जाओ, बख्तावर ने गिला किया। कुछ नहीं, वो बस कुछ मसरूफियात थी इसीलिए। खैर तुम बताओ, बाकी सब कैसे हैं?
बाकी सब भी ठीक हैं और मैं और रयान आज तुम्हारी तरफ आने का सोच रहे हैं। सोचा पहले कॉल कर लूँ, कहीं तुम लोगों का कोई और प्रोग्राम ना हो। बख्तावर ने खुशगवार अंदाज में कहा, लेकिन आयशा बेगम उनकी बात सुनकर हकीकतन परेशान हो गई। क्या आज? आयशा बेगम के फ़िक्रमंदाना अंदाज पर पास बैठी हदिया भी चौंक गई थी। हाँ आज, इतने दिनों का सोच रही थी कि चक्कर लगाऊं। वो बख्तावर, तुम जब चाहे मर्ज़ी आओ, लेकिन आज बच्चों का प्लान बन रहा था बाहर आउटिंग पर जाने का, लेकिन तुमने आना है तो कोई नहीं, बच्चे फिर कभी चले जाएंगे। आयशा बेगम ने गहरी सांस खारिज करते झूठ का सहारा लिया। चलो कोई बात नहीं, अगर आज बच्चे आउटिंग पर जा रहे हैं तो तुम लोग अपना प्लान कैंसिल नहीं करो, मैं और रायान फिर कभी आ जाएंगे। चलो ठीक है, जब मर्ज़ी आओ, तुम्हारा अपना घर है। आयशा बेगम के कहने पर कुछ देर मज़ीद बातों के बाद कॉल बंद कर दी गई। क्या हुआ मम्मा, क्या कह रही थी बख्तावर आंटी? आयशा बेगम के फ़ोन बंद करते ही हदिया ने बेचैनी से पूछा था। बख्तावर और रायान आज आना चाह रहे थे। ओह थैंक गॉड मम्मा, आपने बहाना बना दिया, अगर वो आ जाते हम उन्हें क्या बताते। ये लड़का जाने क्यों मुझे शर्मिंदा करने पर तुला है। आयशा बेगम ने परेशानी से अपनी पेशानी मसलते बैकग्राउंड से टीक लगाए आंखें मूंद लीं। मम्मा एक बात पूछूं? आयशा बेगम ने हंकारा बढ़ते हुए कहा। वो भाई और भाभी एक दूसरे से क्यों इख्तलाफ करते हैं? उनके इतने इख्तलाफात के बावजूद उनकी शादी कब और कैसे हुई मम्मा? हदिया ने अपने अंदर उठते सवालात को ज़ुबान दे ही दी। बताए ना मम्मा। आयशा बेगम को खामोश देकर हदिया ने मज़ीद कहा। आयशा बेगम ने भी इस मौके को मुनासिब जानते हुए हदिया को बताने और पूछने का फ़ैसला करती सीधी हो बैठी। फिर क्या? आयशा बेगम ने ज़ुहैर, हसन और आकाशा से होने वाली बात हदिया के गोश गुजार कर दी। हदिया जैसे जैसे सुनती गई उसकी हैरत थी कि बढ़ती जा रही थी। मम्मा ऐसे कैसे हो सकता है? मैं आकाशा भाभी को जानती तक नहीं, फिर मेरी उनसे कॉल पर बात होना इम्पॉसिबल है। किसने भाई को कहा है कि मुझे आकाशा भाभी ने फ़ोर्स किया था? हदिया ने हैरत में डूबते आयशा बेगम को देखा। नाम मुझे भूल गया है, ज़ुहैर बता रहा था कि तुम्हारी दोस्त थी। लास्ट कॉल भी तुम्हारे मोबाइल में उसी की थी। आयशा बेगम के कहने पर हदिया के जहन में जमल का ख्याल आया, क्योंकि आखिरी कॉल उसने ही की थी। उसने जल्दी से बेड पर पड़ा, अपना फ़ोन उठाया और लॉग चेक करने लगी, लेकिन जमल का नंबर देखकर उसका शक यकीन में बदल गया। ओह, ये काम जमल का है। हदिया ज़ेरे लब बड़बड़ाई। हाँ यही, जमल नाम बताया था ज़ुहैर ने। आयशा बेगम ने हदिया के मुंह से जमल का नाम सुनकर फ़ौरन कहा। ओह मम्मा, झूठ बोला है उसने भाई से। हदिया ने दांत पीसते कहा। उसे जमल की हरकत पर गुस्सा आ रहा था कि कैसे उसकी गलत बयानी पर ज़ुहैर ने आकाशा के साथ गलत किया। किसी की गलती की सज़ा आकाशा को भुगतनी पड़ी थी। लेकिन बेटा वो झूठ क्यों बोलेगी? ज़ुहैर बता रहा था वो तुम्हारी फ्रेंड है। आयशा बेगम के सवालिया अंदाज़ पर हदिया ने भी सारी बात बताने का फ़ैसला करते बात का आगाज़ किया। मम्मा हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थीं, लेकिन जब मेरी ज़िंदगी में रायान आया मुझे रायान से मोहब्बत हो गई, लेकिन जमल ने मुझे कहा था कि रायान उससे मोहब्बत करता है। मैं उन दोनों के बीच में आई हूँ। काफ़ी ज़्यादा उसने मुझे डिसअपॉइंट किया, मुझे डिप्रेशन होने लगा, जिसका हल मुझे सुसाइड ही मिला। जब भाई ने कॉल की होगी उसने खुद को बचाने के लिए आकाशा का नाम ले लिया, लेकिन मैं नहीं जानती कि उसने आकाशा भाभी का ही नाम क्यों लिया। ओह, मतलब आकाशा और ज़ुहैर दोनों ही सच कह रहे हैं। बदगुमानी जमल की बात से शुरू हुई थी, जिसका नतीजा आज हमारे सामने है। आयशा बेगम ने पुरसोच अंदाज में कहा। मैं भाई को बता दूंगी, भाभी का कसूर नहीं है। मैं तो जानती तक नहीं थी ये जमल की गलत बयानी की वजह से हुआ है। भाई ने ऐसे ही भाभी के साथ मिसबिहेव किया। हदिया ने अफसोस से कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जानती हो ज़ुहैर अपनी फैमिली के लिए कितना टची है। ये ना हो अब जमल ज़ुहैर के इंतकाम की जद में आ जाए, इसलिए अब हमें ही ज़ुहैर की आकाशा के खिलाफ बदगुमानी को दूर करना है। पहले ही आकाशा के साथ बहुत ज़्यादतियाँ हो चुकी हैं। आयशा बेगम के कहने पर हदिया ने महज सर हिला दिया। अच्छा, ज़ुहैर का नंबर एक बार फिर ट्राई करो। बच्ची सुबह की भूखी प्यासी कमरे में बंद है। आयशा बेगम को फिर से आकाशा की फ़िक्र ने घेर लिया था। हदिया ने ज़ुहैर के नंबर पर 2-3 बार कॉल की, लेकिन बेसूद, नंबर बंद था, जिस पर हदिया और आयशा बेगम परेशान हो गई। कैसे वो आकाशा को वहाँ से निकालती, कैसे ज़ुहैर से रब्ता करें। जमल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो अपने कमरे में जा रही थी जब मिसेस महमूद ने जमल को रोक लिया, लेकिन जवाबन जमल ने सिर्फ देखने पर ही इत्तफा किया। मिसेस दुरानी ने तुम्हें अपने बेटे शायरी के लिए पसंद किया है। तुम जानती नहीं मैं कितना खुश हूँ। खुशी उनके हर अंदाज से छलक रही थी, लेकिन जमल के तो गोया सर पर लगी थी। कभी नहीं मम्मा, मैं मिसेस दुरानी के बेटे से कभी नहीं शादी करूँगी। लेकिन वो तुम्हें पसंद करता है। बाढ़ में जाए उसकी पसंद। मैं उस कैरेक्टरलेस से कभी शादी नहीं करूँगी। वो मिसेस महमूद की बात सुनकर भड़क उठी थी। दिमाग ख़राब है तुम्हारा? क्यों अपनी किस्मत पर लात मार रही हो? मिसेस महमूद ने खा जाने वाली नज़रों से जमल को घूरते हुए कहा। आप समझती क्यों नहीं, मुझे नहीं पसंद वो।
उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही उन्होंने कत्ता कर दी। आजकल पसंद को कौन देखता है, इतना बिजनेस है उसका और है भी अकलौता। राज करोगे तुम और महमूद को भी काफ़ी फ़ायदा होगा बिज़नेस में। ओह, तो यूँ कहें ना कि सौदा करना चाह रही हैं आप मेरा। कैसी माँ हैं आप। जमल ने फंकारते हुए कहा, बकवास बंद करो। मैं तुम्हारी फजूल बातों में आकर इतने अच्छे रिश्ते को नहीं गंवाऊंगी, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इसको एक्सेप्ट कर लो। मिसेस महमूद अपनी बात मुकम्मल करती आगे बढ़ गई, जबकि जमल अपनी जगह करती रह गई। शाम के साए हर तरफ फैल चुके थे। सारा स्टाफ जा चुका था, लेकिन वो अकेला ऑफिस में था। माजिद की तरफ भी नहीं जा सकता था कि वो शहर से बाहर था और घर जाकर उसे सबसे पहले आयशा बेगम की नाराज़गी का ही सामना करना था। सुबह जो कुछ हुआ था उसके बाद तो आयशा बेगम की नाराज़गी यकीनी थी। हालांकि वो खुद को कसूरवार नहीं समझता था, क्यों हर बार आकाशा उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाती है। सुहेर का बस नहीं चल रहा था कि वो क्या कर डाले, कैसे आकाशा को अपनी ज़िंदगी अपने घर से बाहर करे। अगर वो यहाँ मुसलसल रही तो वो मज़ीद मेरी फैमिली को नुकसान पहुँचाएगी। यही सोच उसे परेशान किए हुए थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। आयशा बेगम ने खुद मसले को हल करने का कहा था और वो कुछ भी करके आयशा बेगम को मज़ीद नाराज़ नहीं कर सकता था। पहले ही वो जितनी कोशिश करता था कि आयशा बेगम की नाराज़गी का सामना ना करना पड़े, तभी आकाशा की वजह से उसकी कोशिश दरी की दरी रह जाती थी। तंग आ गया था वो आकाशा नामी बला से। आखिर वो अपने बालों में हाथ फेरता उठ खड़ा हुआ और चेयर की बैग से अपना कोट उठाता बाहर की तरफ बढ़ गया। अब वो कब तक यहाँ बैठा रह सकता था। गाड़ी में बैठते ही उसने अपना नंबर ऑन किया, जो वो सुबह से बंद कर चुका था। जानता था आयशा बेगम और हदिया कॉल करके आकाशा को आज़ाद करने का कहेंगी और वो कभी भी हदिया या आयशा बेगम की बात को टाल नहीं पाएगा। वो इस बार आकाशा को माफ़ करने के हक़ में नहीं था, इसलिए मोबाइल ही बंद कर दिया था। अब जब मोबाइल ऑन किया तो हदिया के किए गए मैसेजेस मौसूल होने लगे। वो पढ़े बगैर जानता था उनमें क्या लिखा होगा, इसलिए खामोशी से मोबाइल को साथ वाली सीट पर डालता खुद ड्राइव करता रहा। मम्मा, आपकी अपनी तबीयत ख़राब हो जाएगी, प्लीज़ थोड़ा रेस्ट कर लें, कब से टहल रही हैं। हदिया ने काफ़ी देर से लॉन्च में यहाँ से वहाँ टहलती आयशा बेगम को फ़िक्रमंदी से मुखातिब किया। कैसे रेस्ट करूँ, सुबह से शाम हो गई है, भूखी प्यासी वो कमरे में बंद है। बिन माँ बाप के बच्ची पर क्या जुल्म कर रहा है ज़ुहैर। आयशा बेगम ने गुस्से से बोलते हुए कहा। हाँ, पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा भाभी का। इतनी बार दरवाज़ा नॉक किया है, आवाज़ें दी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया भाभी ने। हदिया भी अफसरदा सी हो गई। मैं भी इतनी बार गई, लेकिन वो कोई जवाब ही नहीं देती। मुझे तो फ़िक्र हो रही है। तुम एक बार फिर कॉल करो ज़ुहैर के नंबर पर। अगर अभी तक बंद है नंबर तो खान बाबा को बुलाती हूँ, लॉक तोड़वा दें। अब आकाशा कब तक यूँ ही कमरे में बंद रहेगी। आयशा बेगम के कहने पर हदिया ने ज़ुहैर के नंबर पर कॉल की। फ़ोन ऑन हो गया है, बेल जा रही है, हदिया ने खुशी से कहा। एटलीस्ट फ़ोन ऑन तो हुआ, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ज़ुहैर ने कॉल रिसीव नहीं की। बाय रिसीव नहीं कर रहे। हदिया का चेहरा एकदम मुरझा गया था, लेकिन तभी ज़ुहैर लॉन्च में आता दिखाई दिया तो सबसे पहले हदिया की नज़र ही उस पर पड़ी, जो कोट को एक बाजू में लटकाए थका सा लॉन्च में दाखिल हो रहा था। कहाँ थे भाई आप? सुबह से कॉल कर रहे हैं, लेकिन आपने नंबर ही बंद कर रखा था, हदिया ने ज़ुहैर की तरफ बढ़ते कहा तो आयशा बेगम ने भी मुड़कर ज़ुहैर को देखा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। ज़ुहैर ने नज़रें चुराए आयशा बेगम पर सलामती भेजी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। हदिया, अब कैसी हो और हाथ दिखाओ कैसा है, ऊपर कुछ लगाया तुमने? ज़ुहैर ने फ़िक्रमंदी से हदिया के जले हुए हाथ को देखते हुए इस्तफसार किया। मैं ठीक हूँ भाई, पहले भाभी का रूम अनलॉक करें, हदिया ने अपना हाथ छुड़ाते कहा। आकाशा का नाम सुनते ही ज़ुहैर के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। कभी नहीं, उसने दो टोक इनकार कर दिया। भाई प्लीज़ छोड़ो वो सब, आओ एक बार ऊपर और मरहम लगा लो, आराम मिलेगा, नहीं तो जख्म भी बढ़ जाएगा। ज़ुहैर ने हदिया की बात काटते कहा और हदिया का हाथ थामते आगे बढ़ने लगा। कब से तुम इतने बेहिस और संगदिल बन गए हो ज़ुहैर हसन? आयशा बेगम की आवाज़ पर ज़ुहैर के आगे बढ़ते कदम थमके। जब आयशा बेगम हद से ज़्यादा संजीदा या नाराज़ होती तो वो ज़ुहैर को पूरे नाम से ही मुखातिब करती थी। तुम इतने एहसास से आरी हो जाओगे कि तुम एक बिन माँ बाप की बच्ची पर जुल्म दर जुल्म करते जा रहे हो। मैंने सोचा तक नहीं था कि मेरी औलाद इतनी सफ़ाक हो सकती है। क्या तुम में इंसानियत नाम तक की चीज़ बाकी नहीं रही? इतने सफ़ाक तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते ज़ुहैर। अफसोस होता है मुझे तुम पर और खुद पर। मैंने तुम्हारी परवरिश इस तरह से नहीं की थी। आयशा बेगम ने दुख और तासुब से ज़ुहैर पर नज़रें गाड़े कहा, लेकिन आयशा बेगम के अल्फाज उसका दिल चीर गए थे। मम्मा,
ज़ुहैर ने तासुफ़ और बेयकीनी के आलम में आयशा बेगम को देखते कुछ कहना चाहा, लेकिन उन्होंने हाथ बढ़ाकर कुछ भी बोलने से रोक दिया। आइंदा मुझे मुखातिब करने की कोशिश ना करना। जिस बेटे को माँ की कही बात का पास ना हो, उससे मज़ीद क्या बात करनी। आयशा बेगम नाराज़गी से कहती अपने कमरे में चली गई तो ज़ुहैर एक सेकंड भी ज़ाया किए बगैर उनके पीछे चला गया। वो कैसे अपनी जान से प्यारी माँ की नाराज़गी बर्दाश्त कर लेता। हदिया भी उसके साथ बढ़ गई। मम्मा प्लीज़ ऐसा नहीं कहें, ज़ुहैर ने आयशा बेगम के कमरे में आती अफसुर्दगी से कहा, लेकिन आयशा बेगम वैसे ही चुप बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठी रहीं। हदिया इसे कहो चला जाए यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मम्मा प्लीज़ ऐसा ना करें, आपकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। तुम्हें किसी की परवाह है ज़ुहैर? आयशा बेगम के कहने पर ज़ुहैर ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा बिल्कुल हसन की तरह का हो, ख्याल रखने वाला, मोहब्बत देने वाला, सबसे बढ़कर इज़्ज़त देने वाला शोहर। लेकिन अफसोस तुम अपनी बीवी को इनमें से कुछ भी नहीं दे पाए ज़ुहैर हसन, कुछ भी नहीं। इससे पहले कि ज़ुहैर कुछ कहता, आयशा बेगम ने मज़ीद कहना शुरू किया। मैं तुम्हें बचपन में एक वाक़या सुनाया करती थी कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में अज़वाज मुताहरात थीं। ऊँट ज़्यादा तेज़ चलने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंजशा ब्रैकेट एक हबशी गुलाम हदा हुआ था, यानी ऊँट के आगे हड्डी बढ़ते जाते थे। देखना शीशे ब्रैकेट औरतें टूटने ना पाएँ। और तुमने तोड़ दिया ज़ुहैर हसन, एक औरत को तोड़ दिया। कभी तुम उस पर हाथ उठाते हो, ज़बरदस्ती निकाह करते हो, और अब कमरे में बंद कर दिया है। एक कैद से रिहाई देकर दूसरी कैद में कैद कर दिया है। कितनी बार उसकी नस्वानियत का खून करोगे, कितनी बार। आयशा बेगम थके अंदाज में ज़ुहैर को देखने लगी जो सर झुकाए बैठा था। मामा मैंने उसे आज़ाद कर दिया था, लेकिन इस कैद का इंतखाब उसने खुद किया है। और आपको मैंने सारा कुछ बता तो दिया था। कभी किसी बेकसूर के साथ ज़्यादती करने का सोच भी नहीं सकता। मैं ये जुर्म कभी नहीं कर सकता, लेकिन आकाशा बेकसूर नहीं है। उसने क्या कुछ नहीं किया हमारी हदिया के साथ। उसने बेकसूर है, वो कोई जुर्म नहीं किया उसने। आयशा बेगम ने ज़ुहैर की बात काट दी। उसने आयशा बेगम की बात पर बेयकीनी से उनकी तरफ देखा। बताया मुझे हदिया ने सब। ज़ुहैर ने हदिया की तरफ देखा, जिस पर उसने जमल के नाम के अलावा सारा वाक़या ज़ुहैर के गोश गुजार कर दिया। कई सानिया तक वो अपनी जगह से हिलने तक के काबिल ना रहा कि वो एक बेकसूर के साथ इतना गलत कर चुका है। ज़ुहैर हसन से गलती कैसे हो सकती है? भाई बहुत ज़्यादती हुई है आकाशा भाभी के साथ। प्लीज़ भाई अब उनको निकालें कमरे से, मज़ीद उन पर ज़्यादती नहीं करें। हदिया की आवाज़ पर वो चौंक उठा। चाबी, मेरे कमरे की चाबी मम्मा। ज़ुहैर ने अपनी जेबें टटोलते कहा, लेकिन बेसूद, चाबी जेब में नहीं थी। ज़ुहैर अपनी जगह से फ़ौरन खड़ा होता बाहर की तरफ बढ़ गया। हदिया और आयशा बेगम भी उसके पीछे चली गईं। ज़ुहैर जल्दी से गाड़ी की बैक सीट पर चाबी ढूंढने लगा, जो उसने सुबह गुस्से में बैक सीट पर फेंक दी थी। चाबी पर उसकी नज़र पड़ी तो वो जल्दी से चाबी लिए ज़ीने अबूर करता अपने कमरे के ऐन बाहर खड़ा हुआ और गहरी सांस ली। अगर आकाशा को कुछ हो गया तो वो कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाएगा। आयशा बेगम और हदिया भी दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करने लगीं। ज़ुहैर ने नॉब में चाबी डालते घुमाई और क्लिक की आवाज़ से दरवाज़ा खुल गया। ज़ुहैर ने अपने दाएं हाथ से हैंडल को घुमाते थोड़ा सा दरवाज़ा खोला तो बाकी खुद बहुत खुलता चला गया। दरवाजे के खुलते ही तीनों की निगाहें फ़िक्र और हैरत से खुली की खुली रह गईं। सामने आकाशा बेड के साथ टेक लगाए गिरने के से अंदाज में पड़ी थी। सारे बाल चेहरे के इर्द गिर्द फैले थे, लेकिन सारे में छोटे छोटे टुकड़ों में बटे कागज़ फैले थे, जो पंखे की हवा उससे यहाँ से वहाँ फैलते खामोश फ़िज़ा में चिड़चिड़ाहट पैदा करते खामोशी को तोड़ रहे थे। आकाशा, आयशा बेगम और हदिया फ़ौरन आकाशा की तरफ बढ़ी, लेकिन आकाशा ने फ़ौरन हाथ के इशारे से रोक दिया और ख़ुद उठने की कोशिश की, लेकिन मुसलसल एक ही जगह बैठे रहने से सारा जिस्म सुन्न हो चुका था, जिसकी वजह से वो वापस गिरने लगी। आयशा बेगम और हदिया ने फिर से आगे बढ़ने की नाकाम कोशिश की। नहीं, वहीं रुक जाएं। आकाशा खुद को संभाले चेहरे से बाल हटा दी, अपनी सारी कुव्वत सर्व करते उठ खड़ी हुई और धीमे धीमे भारी कदमों से चलती ज़ुहैर हसन के रूबरू आ खड़ी हुई और अपने हाथ में पकड़े कागज़ के टुकड़े उसके मुंह पर दे मारे। और वो फाइल के टुकड़े देखते ज़ुहैर को एक लम्हा लगा था जानने में कि ये कागज़ के टुकड़े किस चीज़ के हैं। यह वो फाइल थी जिसको तैयार करने में ज़ुहैर के दिन रात एक हो गए थे। अपनी दिन रात की मेहनत को टुकड़ों में बटे देखकर ज़ुहैर की आंखों में सुर्ख लकीरें दौड़ गईं। अगर आइंदा मुझे कमरे में बंद कर दिया तो अपनी चीज़ों का ख्याल रखना या मेरे लिए कोई एक्टिविटी रखना। क्या है ना कि मैं बोर हो जाती हूँ। आकाशा ने ज़ुहैर की आंखों में झांकते बला के एतमाद से कहा, लेकिन वो ज़ब्त से मुठियाँ भींच गया। याद रखना ज़ुहैर हसन, मेरी सारी कश्तियाँ जल चुकी हैं। अब इस इंतकाम में सिर्फ तुम हिसारे में रहोगे। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा, लेकिन अब अगर कोई कुछ खोएगा तो वो सिर्फ तुम खोगे, सिर्फ तुम ज़ुहैर हसन। आकाशा ने ज़ुहैर को उंगली दिखाते इंतहाई नफ़रत से कहा।
तुमने ये सब इसलिए किया था ना कि तुम्हारी बहन की हिफाजत के लिए, नाम नेहाद इंतकाम के लिए। एक अदन भाई की सूरत में तुम मौजूद थे और मेरा कोई भाई नहीं है तो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। तुम मेरी माँ के कातिल हो जाओगे तो तुम यूं ही आज़ाद घूमोगे? कभी नहीं ज़ुहैर हसन, आज़ाद तो तुम घूमोगे, लेकिन मैं तुम्हें तड़पने पर मजबूर कर दूंगी। तुम्हारी ये आज़ादी ही तुम्हारी तड़प का बाइस बनेगी। तुम आज़ाद होकर भी आज़ादी की ज़िंदगी नहीं जियोगे। ओह छोड़ो, अभी की बात करते हैं। वैसे तुम्हें कैसा लगेगा जब कल के अखबार में खबर आएगी कि ज़ुहैर हसन द बिज़नेस टाइकून की बीवी ने खुदकुशी करने की कोशिश की? क्या जवाब दोगे सबको? बहन की कोशिश शायद छुपा ली हो, लेकिन बीवी की कैसे छुपाओगे? और बीवी की खुदकुशी के साथ साथ बहन की भी सामने आ गई तो सोचो सोचो क्या करोगे? आकाशा की बात पर ज़ुहैर समेत आयशा बेगम और हदिया भी अपनी जगह मुंजमद रह गईं। तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे ज़ुहैर हसन, जितने बड़े बिजनेसमैन सही, लेकिन ये दुनिया है जो किसी को नहीं छोड़ती। ये किसी के सगे नहीं है। यहाँ तुम पर एक सवाल उठेगा, वहीं तुम पर यही दुनिया सवालात की बौछार कर देगी जो आज तुम्हारे पास तुम्हारे एहतराम में मंडलाती है। आकाशा अपनी बात मुकम्मल करते अपना बारी होते सर समेत एक एक कदम पीछे को बढ़ाते फासला कायम करने लगी, यहाँ तक कि पीछे टेबल से जा लगी। लेकिन याद रखना, मैं इंतकाम लिए बगैर मरूंगी नहीं। आकाशा अपने पीछे टेबल पर मौजूद कांच के टुकड़े ब्रैकेट जो वो पहले ही सूरत हाल के लिए वहाँ रख चुकी थी, वो फ़ौरन हाथ में लिया। हदिया, आयशा बेगम और ज़ुहैर की आंखें हैरत से फटी रह गईं। नहीं भाभी प्लीज़, नहीं आकाशा बेटा, नहीं। ज़ुहैर रोको आकाशा को। आयशा बेगम की जान पर बनाई थी। नहीं, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। आकाशा ने कांच अपनी नब्ज़ पर रखते अपने माऊफ होते दिमाग से वार्न किया। वो समझ रही थी मज़ीद वो अपने हवास कायम नहीं रख पाएगी, तभी बगैर वक्त ज़ाया किए धुंधलाई आंखों से अपने कांच वाले हाथ को बेदर्दी से मारते नब्ज़ काटनी चाहिए। लेकिन ज़ुहैर ने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर आकाशा की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते फुर्ती से उसका हाथ थामते कांच छीन लिया था। छोड़ो मुझे। आकाशा का दिमाग मुकम्मल तारीकी में डूब गया था। इससे पहले कि वो गिरती, ज़ुहैर ने अपने दूसरे हाथ की मदद से उसे थामते गिरने से बचा लिया था। आकाशा को बेहोश देखकर आयशा बेगम और हदिया भी ज़ुहैर की तरफ फिक्रमंदी से बढ़ी। आकाशा को बेहोश देखकर आयशा बेगम और हदिया भी ज़ुहैर की तरफ फिक्रमंदी से बढ़ी, लेकिन वो एहतियात से आकाशा को सहारा देता बेड पर लेटा गया था और परेशानी के आलम में जेब से मोबाइल निकाले कुछ नंबर डायल करने लगा।